नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 10 को हम ये बताएंगे कि सत्र 2020-21 में क्या क्या बदलाव हिंदी विषय में आए हैं। क्योंकि आप लोगों का करीबन 30% सिलेबस हट गया है इस साल के लिए, क्योंकि हमारे पास वर्किंग डे बहुत ही कम होंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इस सेशन में यानी इस सत्र में आप लोगों के हिंदी पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि हमारा कोर्स है बी और हमारा विषय कोड है 085। तो हम हटाए गए पाठों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे काव्यखंड। काव्यखंड में बिहारी के दोहे, तोप कविता, मधुर मधुर मेरे दीपक जल और आत्मत्राण, ये चारों ही काव्यखंड से हटाए गए हैं। बिहारी के दोहे वीरेन डंगवाल द्वारा लिखित तोप कविता, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मधुर मधुर मेरे दीपक जल और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कविता आत्मत्राण, ये हमारे इस साल के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। वहीं अगर हम गद्य खंड की बात करें तो गद्य खंड में जो चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा था, डायरी का पन्ना, सीताराम शेखसरिया जी की आत्मकथा की डायरी से लिखा गया ये पाठ, डायरी का पन्ना, इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है। वहीं कवि शैलेंद्र पर लिखित ये पाठ, तीसरी कसम के शिल्पकार कवि शैलेंद्र, ये पाठ भी हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 गिरगिट, अंतोन चेखव द्वारा लिखित ये पाठ गिरगिट भी हटा दिया गया है। वहीं अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें जिसमें है पतझड़ में टूटी पत्तियां, यानी पतझड़ में रविंद्र केलेकर द्वारा लिखित ये पाठ है पतझड़ में टूटी पत्तियां। इसमें बच्चों 2 पार्ट दिए गए हैं, एक तो गिन्नी का सोना और दूसरा जैन परंपरा की देन। और इस साल जो चैप्टर कटेगा वो केवल इसमें से एक चैप्टर कटेगा, गिन्नी का सोना। इसी का जो दूसरा भाग है जैन परंपरा की देन, वो हम पढ़ेंगे। केवल इसमें से एक ही पार्ट काटा गया है, गिन्नी का सोना। वहीं हम व्याकरण खंड की बात करें तो व्याकरण में जो चीज़ पिछले साल आ रही थी, जो सिलेबस कंप्लीट था, वो पूरा की पूरा आएगा। केवल एक टॉपिक इस साल नया जुड़ा था, अलंकार, और वो इसी साल वापस हटा दिया गया है। यानी अगर हम व्याकरण खंड की बात करें तो अलंकार टॉपिक हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये बच्चों वो सिलेबस है जो इस साल हमारे पाठ्यक्रम से हटाया गया है। हाँ तो बच्चों, अभी हमने सिलेबस की बात की और अब हम आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी दूसरी पाठ्य पुस्तक संचयन से है। संचयन का पहला चैप्टर हरिहर काका हमने पढ़ लिया था और आशा है आप लोगों ने इसके प्रश्न उत्तर भी करे होंगे। और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2, संचयन से चैप्टर नंबर 2 सपनों के से दिन पढ़ने जा रहे हैं। और सपनों के से दिन जो पाठ है इसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह। गुरदयाल सिंह जी पंजाब से बिलोंग करते हैं और उनके लेखन और में पंजाब का माहौल साफ झलकता है। तो पाठ पढ़ने से पहले हम गुरदयाल सिंह जी का जीवन परिचय जान लें। गुरदयाल सिंह जी का जन्म पंजाब के जेतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को हुआ, यानी उस समय तक भारत जो था वो आज़ाद नहीं हुआ था। 1933 को इनका जन्म हुआ। एक साधारण दस्तकार परिवार जो हाथों से काम करता है, चाहे वो बढ़ई का हो, लुहार का हो, वो लोग जो है वो दस्तकार कहलाते हैं। गुरदयाल सिंह जी का जन्म एक दस्तकार परिवार में हुआ, इसलिए उनका बचपन कीलों हथौड़ों से काम करते हुए ही बीता और इस काम के करते करते ही उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। शिक्षा पूरी करने के बाद 1954 से 1970 तक का जो समय था इन्होंने अध्यापन काल में बिताया, अर्थात एक अध्यापक रहे। इनकी जो पहली कहानी थी 1957 में यानी 1957 में इनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई, पंचदरिया। उसके बाद ये कॉलेज में भी इन्होंने प्राध्यापन का कार्य किया और कॉलेज में इनको अपने ही उपन्यास और कहानी पढ़ाने का मौका मिला। लास्ट में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से इन्होंने अवकाश ग्रहण किया
अपने लेखन में अक्सर ये पात्रों का चयन खेतिहर, मजदूर, गरीब और दलित वर्गों के लोगों को अपनी कहानी में ये पात्र के रूप में चयन करते थे। अक्सर ऐसे लोगों पर ये कहानी लिखा करते थे जिनको समाज प्रताड़ित करता है, दुखी करता है। इनके पंजाबी भाषा में लेखन के लिए इन्हें सम्मानित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला पंजाबी लेखन के लिए। वहीं इन्हें अपने लेखन कार्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साथ ही सोवियत लैंड और नेहरू पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। लेखन के रूप में ये लेखन कार्य के लिए ये कई देशों की यात्रा इन्होंने की बतौर लेखक के रूप में। इनके 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह और 1 नाटक और 1 एकांकी प्रकाशित हुए हैं। साथ ही बाल साहित्य पर भी, यानी बच्चों के साहित्य पर भी इन्होंने 10 पुस्तकें लिखी हैं। इनके जो प्रमुख और प्रसिद्ध कृतियां हैं वो है मणि का दीवा, अथ चांदनी रात, 5वां पहर, सब देश पराया, सांझ सवेरे और इनकी खुद की आत्मकथा क्या जानूं मैं कौन। तो ये सारा जो था वो हमने गुरदयाल सिंह का जीवन परिचय देखा। तो देखते हैं कि सपनों के से दिन में गुरदयाल सिंह जी ने क्या बताने की कोशिश की है। बच्चों, सपनों का सा दिन यहाँ पर गुरदयाल सिंह जी ने बचपन को बताया है और वास्तव में जो बचपन होता है वो इतना अच्छा होता है कि सपनों की तरह कब जाने कब बीत जाता है और कब हम बड़े हो जाते हैं। किंतु फिर भी बचपन के जो दिन होते हैं ये हमारे लिए सपनों के से दिन होते हैं और ये दिन हम पूरी ज़िंदगी कभी भी भुला नहीं पाते। तो देखते हैं कि गुरदयाल सिंह जी ने सपनों के से दिन पाठ में क्या बताने की कोशिश की है। तो बच्चों देखते हैं सपनों के से दिन में लेखक क्या कहना चाहता है। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। लेखक ने ये पहले पैराग्राफ में ये बताया है कि जब हम छोटे थे और गांव में खेलते थे तो मेरे साथ खेलने वाले बच्चों का और हमारा सबका हाल एक सा होता था। फटे पुराने कुर्ते, मैली सी कच्छी, जगह जगह से तार हुए कुर्ता और बस खेलते। कभी इधर भागते गांव में, कभी उधर भागते, कभी लकड़ी के ढेर के ऊपर से कूदते तो कभी किसी दीवार को फांदते और इस कूदा फांदी में अक्सर तार हुए कुर्ते और अधिक फट जाते, कहीं से घुटने छिल जाते, पैर की उंगलियां कट जाती, पिंडलियों से खून बहने लगता। और फिर क्या था, आपने अक्सर देखा होगा कि आज के शहर के बच्चों की तरह नहीं था पहले का टाइम, जब जरा सा बच्चे के लगते ही उसे संभाल लिया जाता था। पहले समय में यदि बच्चे के लग जाया करती थी तो उसको बल्कि डबल मारा जाता था और पूछा जाता था कि तू खेलने गया ही क्यों। बिल्कुल यही स्थिति लेखक ने बताई है कि जब उनकी उंगलियों पे लग जाती, पिंडलियों से खून बहने लगता तो मिट्टी लपेट लेते और जब माँ और बहनों को पता चलता तो वो और ज़्यादा पीटती और फिर जाके कोई दवाई लगाई जाती। और जिनके पिता गुस्सेल होते वो तो लगने पर इतना भयंकर मारते कि तू खेलने क्यों गया था कि शायद बच्चे का नाक मुँह ही तोड़ देते। तो लेखक यहाँ कह रहा है कि हम सब बच्चों का हाल एक जैसा ही था, लाख पिटते, मार खाते, किंतु फिर भी खेलने चले जाते और अक्सर हाथ पैरों में लगा करती। ये बात तब ठीक से समझ में नहीं आई। लेखक कह रहा है कि ये बात जब छोटे थे तो समझ में नहीं आई कि पिटने के बाद भी हम लगातार फिर दूसरे दिन खेलने क्यों चले जाते हैं। खेल में ऐसा क्या है जो हमें हमारा छूटता नहीं है और मोह खत्म नहीं होता। लेखक कह रहा है ये बात मुझे उस समय तो पता नहीं चली, किंतु जब पता चली जब मैं टीचर बना और अध्यापक ट्रेनिंग के दौरान, यानी जब अध्यापक ट्रेनिंग होती है, बीएड की ट्रेनिंग होती है और उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, यानी शिक्षा बालकों का बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। लेखक कह रहा है कि जब मैं टीचर बना और मैंने बाल मनोविज्ञान पढ़ा तब मुझे पता चला कि बच्चे खेल को इतना क्यों पसंद करते हैं और शायद पसंद के कारण ही बच्चे सबसे ज़्यादा आराम और कंफर्ट फील करते हैं खेल के दौरान। इसीलिए बच्चे लाख मार और डांट डपट के कारण भी खेल का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे। लेखक बोला ये जब मैं अध्यापक बना और मैंने बाल मनोविज्ञान पढ़ा तब मुझे पता चला।
ट्रेनिंग के दौरान मुझे पता चला कि हम खेल का मोह क्यों नहीं छोड़ पाते। मेरे साथ हमारे जैसे परिवारों से ही हुआ करते थे। लेखक कह रहा है कि जो मेरे साथी थे वो मेरे जैसे परिवारों के ही थे, यानी गरीब परिवार, दस्तकार परिवार, खेतीहर मजदूर, किसान और छोटे मोटे दुकानदार, ऐसे ही साथी जो थे मेरे थे जैसा कि मैं या मेरे परिवार के लोग थे। पढ़ाई में रुचि किसी की नहीं थी। अक्सर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता ही नहीं था और पढ़ाई में उनकी कोई रुचि नहीं थी। अक्सर वो स्कूल नहीं जाया करते थे और अगर कभी गए भी तो फिर किसी दिन बैग बस्ता तालाब में फेंक आए और दोबारा स्कूल की तरफ रुख किया ही नहीं। और बड़ी बात तो ये थी कि माँ बाप ने भी कभी ज़बरदस्ती स्कूल भेजा ही नहीं। ज़बरदस्ती स्कूल नहीं भेजा क्यों? इसका कारण बच्चों ये था कि उस समय पढ़ाई के प्रति जागरूकता नहीं थी। लोग पढ़ाई के प्रति अवेयर नहीं थे कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उन्हें लगता था कि हमारा ही काम है, हमारा जो घरेलू काम है या दस्तकारी का काम है या खेत है, बच्चे को बड़े होकर वही संभालना है। इसलिए पेरेंट्स भी अवेयर नहीं थे और उस समय में बच्चों को पढ़ाना वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते थे। इसलिए बच्चों की भी रुचि नहीं थी और माता पिता ने भी कभी ज़बरदस्ती उन्हें स्कूल नहीं भेजा। यहाँ तक कि परचूनिये और अड़ातिये भी, परचूनिये और अड़ातिये वो लोग होते हैं जो दुकान चलाते हैं, परचूने की दुकान चलाते हैं। अड़ातिये जो आड़त बेचते हैं, यानी जो सामान होता है गेहूँ अनाज वगैरह वो बेचते हैं। यहाँ तक कि वो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाना उचित नहीं समझते थे या ज़रूरी नहीं समझते थे। कभी कभार स्कूल के मार्ट साहब अगर मिल जाते गाँव में, तो जब वो कहते कि बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो, तो परचूने और अड़ातिये भी साफ साफ कह देते कि पढ़ाकर क्या करें, आपके पास बेचकर कौन सा हमें उसे तहसीलदार बनाना है, अपने दुकान का ही तो काम संभालना है। पंडित घनश्याम दास से लट्ठे पढ़ने और मुनीमी का काम सिखा देंगे, 6-7 महीने में वो सीख जाएगा। लट्ठे का काम वो होता है बच्चों जहाँ पंजाबी भाषा में लेन देन का हिसाब लिखा जाता है। तो जब परचूने और अड़ातियों को जब मार साहब कहते कि बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो, तो वो कह देते कि आपके स्कूल जाके क्या करें, इतने समय से स्कूल जा रहा था, वहाँ तो अलिफ जय चय भी नहीं सीखा। अलिफ जय चय का मतलब है कि उर्दू भाषा में कै खे गए, जिस प्रकार से अपने स्वर और व्यंजन होते हैं उसी प्रकार से उर्दू भाषा में भी अलिफ जय चय होते हैं, यानी उनके स्वर और व्यंजन होते हैं। और उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, विभाजन भी नहीं हुआ था और पंजाब जो था उसमें जो थी उर्दू भाषा का चलन था। सिंधी और पंजाबी का तो चलन था ही, साथ ही साथ में उर्दू भाषा का भी चलन था और उर्दू भाषा को भी स्कूल में पढ़ाया जाता था। तो इसीलिए पेरेंट्स ने कहा कि आपके पास भेज के करें क्या, इतने समय से आपके पास भेजा, अलिफ जय चय भी नहीं आया। पंडित घनश्याम दास से ही लट्ठे पढ़वा लेंगे और मुनीमी का काम सिखा देंगे और दुकान पे ही तो इसको बैठना है। इसीलिए माँ बाप भी पढ़ाई के प्रति अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे, इसलिए उन्होंने भी कभी ज़बरदस्ती स्कूल भेजना उचित नहीं समझा। लेखक कह रहा है अगले पैराग्राफ में कि हमारे साथी थे वो राजस्थान और हरियाणा से आकर मंडी क्षेत्र यानी पंजाब के मंडी क्षेत्र में आकर बस गए थे, किंतु वो राजस्थान और हरियाणा से आकर कुछ परिवार बसे थे तो उनके बच्चों की भाषा भी राजस्थानी और हरियाणा से मिलती जुलती थी। तो जब हम खेलते तो अक्सर उनकी बातों पर, क्योंकि वो जो बच्चे थे वो अपने क्षेत्र की भाषा बोलते, तो लेखक कह रहा है कि अक्सर हम पंजाब में रहते थे और हम उनकी भाषा पे हंस देते थे क्योंकि अक्सर उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती थी। लेकिन लेखक कह रहा है किंतु जब हम खेलते तो खेलने के नियम तो सभी भाषाओं में एक से ही होते हैं, किंतु जब हम खेलते तो हम एक दूसरे की भाषा को आसानी से समझ लेते। और सही भी है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब एक दूसरे की बातों को आसानी से समझ लेते हैं। तो लेखक ने कहा कि वैसे तो हम उनकी भाषा पर हंसते थे, उनकी भाषा हमें समझ नहीं आती थी, किंतु जब हम खेलते तो हम एक दूसरे की बातों को इशारे से आसानी से समझ लेते थे। तो इस तरह से जो उनके साथी थे वो आसपास के एरिया से यानी राजस्थान और हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार करने लगे थे और उनके बच्चों की भाषा पे अक्सर लेखक और उसके साथी हंसा करते थे, परंतु खेलते तो एक दूसरे की बातों को आसानी से समझ लेते थे।
और लेखक ने कहा है कि पता ही नहीं चला, एक लोकोक्ति है, यानी जिस तरह से मुहावरे होते हैं उसी तरह से लोकोक्ति भी होती हैं। एक लोकोक्ति है, एहे खेलन दे दिन चार। लेखक कह रहा है एहे खेलन दे माँ दिन चार, पता नहीं कैसे बीत गए, यानी बचपन का वो समय पता ही नहीं चला कि कैसे बीत गया और हम थोड़े से बड़े हुए और स्कूल जाने लगे। स्कूल में पढ़ना हम सबको कैद लगता था, यानी स्कूल जाना हम सबके लिए कैद में रहकर पढ़ाई करने के सिवा और कुछ नहीं था। ज़्यादातर हम लोग सब रोते पीटते ही स्कूल जाया करते थे। कुछ ने पढ़ाई छोड़ दी थी, कुछ अपना बस्ता फेंक आए थे तालाब में और दोबारा उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा था, और कुछ जैसे भी थे 1-2 क्लासें पढ़ लिया था कईयों ने, और कुछ ने अपने माँ बाप के साथ ही उनका काम संभाल लिया था, यानी दस्तकारी का काम, खेती का काम और दुकानों का काम माँ बाप के साथ ही काम करने लगे थे। तो इस तरह से लेखक ने कहा कि हम और हमारे साथी धीरे धीरे स्कूल जाने लगे, कुछ ने पढ़ाई छोड़ दी और कुछ ने अपने माँ बाप के साथ काम करना शुरू कर दिया। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि बचपन का जो समय होता है वो ऐसा समय होता है जब बालक या बालिका बड़ी उत्साहित और एनर्जेटिक रहते हैं हर काम को करने के लिए। तो यहाँ पर एक विचारधारा थी, लेखक कह रहा है कि उस समय तो समझ में नहीं आई, किंतु आज ये बात समझ में आ रही है। बचपन में हमें कहीं पढ़ा था कि बचपन में घास अधिक हरी और फूल की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। बच्चों ऐसा नहीं है कि बच्चों को घास अधिक हरी लगे और फूलों से ज्यादा सुगंध आए, ये बात तो केवल मन की है, मन की भावनाओं की है। यानी कि जो बच्चे होते हैं उन्हें हर चीज का उत्साह बड़ों की अपेक्षाकृत दुगना होता है, और उस दुगने उत्साह और एनर्जी के कारण ही ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि बचपन में घास अधिक हरी और फूल अधिक मनमोहक और सुगंधित लगते हैं। इसका एक सीधा सा उदाहरण अगर हम बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से फेस्टिवल होते हैं, त्योहार होते हैं, तो उनको मनाने का जो उत्साह होता है, एनर्जी होती है, वो बच्चों में ज्यादा होती है बड़ों की अपेक्षा कर। और जो बच्चे होते हैं उनमें उनसे ज्यादा उत्साह होता है उस काम को करने का। तो यहाँ पर हर चीज का उत्साह बच्चों में दुगना होता है बड़ों की अपेक्षा। इसीलिए कहा गया है कि बच्चों को घास अधिक हरी बचपन में और फूल अधिक सुगंधित लगते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बचपन की जो भावनाएं होती है और सोच समझ होती है उसके अनुकूल ये बात कही गई है। परंतु स्कूल के अंदर अब लेखक कह रहा है कि हम स्कूल जाना हमने शुरू किया, और स्कूल का इंट्रोडक्शन देते हुए बच्चा ये कह रहा है कि जब हम स्कूल के अंदर जाते तो स्कूल के एंट्री गेट से ही अडियार के बड़े बड़े झाड़ थे। अडियार यानी कि एक तरह से डंडियानुमा गेट के एंट्री से लेकर ऐसे पेड़ उगे हुए थे झाड़ीदार, तो उनको लेकर अपने डंडिया कहा। लेखक कह रहे हैं कि हम तो अडियार के झाड़ों को डंडिया कहा करते थे, और वास्तव में बात सही भी है। बच्चों को जब किसी चीज का नाम पता नहीं होता है तो वो अपने तरीके से, अपने स्टाइल से उन चीजों का नाम रख लेते हैं। तो इसी तरह से जब स्कूल के अंदर वो एंटर लेते तो स्कूल के अंदर एंट्री लेते हुए अडियार के बड़े बड़े झाड़ थे, और उन दिनों स्कूल की क्यारियों में गुलाब, गेंदा और सफेद मोती की कलियों के सफेद मोतिया की कलियां उगी थी जो बड़ी सुगंधित थी। और सफेद कलियों को अक्सर हम चंदू चपरासी की आंख बचाकर तोड़ लिया करते थे। लेखक कह रहे हैं कि वो फूल हमें इतने अच्छे लगते थे, किंतु चपरासी बैठा होता था और उसकी आंख बचाकर कभी कभार हम उन सफेद कलियों को तोड़ लिया करते और अपनी जेब में रख लेते, सूंघते, फिर न जाने उन कलियों का क्या करते, शायद जेब में रख लेते या फिर बकरी के मेमनों की तरह कभी कभी चबा जाया करते, और शायद जेब में रखते तो माँ कभी कपड़ों से निकाल कर वो फेंक देती और कपड़ों को धो देती। याद नहीं है कि उन कलियों का हम क्या करते, किंतु वो कलियां इतनी सुंदर लगती कि अक्सर हम उन्हें तोड़कर अपनी जेब में रख लिया करते थे। तो इस तरह से लेखक ने बताया कि स्कूल का जहाँ पर स्कूल की जब हम एंट्री लेते हैं तब हमें कैसा महसूस होता था, स्कूल कितना कैसा लगता था, स्कूल का एंट्री गेट कैसा था, वहां पर कौन कौन से फूल खिले थे। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि जो लेखक था वो धीरे धीरे से स्कूल का उसने वर्णन करना शुरू किया है। तो बच्चों यही इसको आज खत्म करते हैं और देखेंगे कि
अगली क्लास में कि जब लेखक स्कूल जाता था तो क्या हुआ होता था, वहाँ का माहौल कैसा था, उसको पढ़ने में रुचि थी या नहीं थी। तो अगली क्लास में देखते हैं कि क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।